हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं रिंकी कुमारी, बात करने जा रही हूं DFCCIL एग्जाम के बारे में। मींस ऑपरेशन एंड BD में एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है तो उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन किस तरीके से पूछने वाला है तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात कर रहे हैं। बात हो रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में कि आपका जो 2016 में ऑपरेशन एंड BD के लिए जो पेपर हुआ था तो उसमें रीजनिंग का किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखना, ये 2016 का पेपर है तो इसमें जो है सिर्फ 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन अभी जो एग्जाम होने वाला है तो वो जो है, या बोल सकते हो कि 2018 में जो आप लोग का जो एग्जाम हुआ है DFCCIL का तो उसमें 120 क्वेश्चन था। तो यही पैटर्न अभी जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है तो उसमें भी 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें रीजनिंग का 12 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर के बारे में, और वो भी रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो किस तरीके से पूछे गए हैं तो उसके पैटर्न के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। साथ में एनालिसिस भी कर रहे हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आगे पूछे जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका जो 2016 का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूछा गया था। ये देख लो, यहाँ पे DFCCIL का ये क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग का क्वेश्चन पेपर है जो कि 2016 में हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि रीजनिंग का जो 10 क्वेश्चन पूछा गया है वो किस तरीके का पूछा गया है। यहाँ से देख लो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, संख्याओं के समान समूह की पहचान करे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देख लो कि पैटर्न का निर्धारण करे तथा नहीं दी गई संख्या भरे। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं है। और साथ ही में आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो ये 10 क्वेश्चन जो है हम लोग, ये जो आप लोग को 10 क्वेश्चन जो पूछा गया है तो इसी 10 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिए हैं और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2018 का जो क्वेश्चन बताया है तो उसमें बहुत लोग कमेंट किए हैं कि मैम हिंदी में भी बताइए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज में है तो किसी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसको हिंदी में समझ में आती है तो हिंदी से क्वेश्चंस को सॉल्व करो और जिसको इंग्लिश में समझ में आती है तो वहां आप लोग इंग्लिश से सॉल्व करो। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द सिमिलर सेट ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं के समान समुच्चय को पहचानिए। क्वेश्चन यहाँ पे देख लो क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे 64, 81 और 144 लिखा गया है तो इसी तरीके का सेट जो है आप लोग को ऑप्शंस ABCD में से पहचानना है। तो सबसे पहले जो आपको ये यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है तो उसको आप लोग देखो, ये सेट किस तरीके से दिया है। 64 क्या है, 81 क्या है, 144 क्या है। तो ये जो है सारे नंबर्स का स्क्वायर है। 64 हो गया आपका 8 का स्क्वायर, 81 हो गया 9 का स्क्वायर एंड 144 हो गया 12 का स्क्वायर। मीन्स आपका जो यहाँ पे सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है वो स्क्वायर के फॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शंस भी स्क्वायर का फॉर्मेशन जो हो रहा होगा नंबर्स का तो वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन देख लो, 464 क्या किसी का स्क्वायर है? नहीं है, मीन्स ऑप्शन गलत है। दूसरा है 256 है, ये 16 का स्क्वायर है। 324 18 का स्क्वायर है और 361 ये 19 का स्क्वायर है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। जो पैटर्न आपको यहाँ पे फॉलो हो रहा है तो उसी पैटर्न को ऑप्शन में से भी फॉलो करना है, ठीक है। ये था, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग स्क्वायर, क्यूब ये सब याद कर लेना तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर, स्वरूप निर्धारित कीजिए और लुप्त संख्या भरिए। ये मिसिंग नंबर सीरीज है, 3 है, 8 है, 18 है, 38 है, 158 है। तो आपको मिसिंग टर्म बताना है। तो ये फाइंड करने के लिए आपको पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा। हो क्या रहा है यहाँ पे, 3 है, 8 है, 18 है, 38 है, 158 है। तो क्या होगा, 3 से 8 कब होगा? 3 से 8 कब होगा? जब हम लोग 3 इंटू अगर 2 करते हैं तो 3 दूना 6 और प्लस
2 करते हैं तो 6 2 8 आ गया। चलो सेम पैटर्न यहाँ पे देखते हैं। अगर 18 को लिखते हैं 8 इंटू 2, 8 दूनी 16 और प्लस 2 18, तो पैटर्न आपको पता चल गया कि हो क्या रहा है। तो प्रीवियस टर्म मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस 2 हो रहा है। यहाँ पे देख लो 38 को आप लोग लिख सकते हो 18 इंटू 2 और प्लस 2, 18 दूनी 36 2 38। तो क्या हम लोग मिसिंग टर्म को लिख सकते हैं 38 इंटू 2 और प्लस 2। 38 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 76 और प्लस 2 मीन्स 78, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको तुरंत नहीं पता चल रहा है कि हो क्या रहा है तो सबसे बेस्ट मेथड है डिफरेंस। ठीक है, अगर जो लोग नए हो तो अगर इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में, नंबर सीरीज के क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रही है कि हो क्या रहा है, स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है कि क्यूब का हो रहा है कि रूट का हो रहा है, तो सबसे अच्छा है कि आप लोग डिफरेंस निकाल लो, वहां से भी इजिली बता सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। तो देख लो यहाँ पे कि इफ गन इज कोडेड एज HVO देन IBU इज कोडेड एज। यदि गन को HVO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो IBU को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाता है। सबसे पहले देख लो पैटर्न, यहाँ से फॉलो करो। उसने क्या लिखा है GUN को उसने क्या लिखा है HVO। कैसे लिखा है, G से H यानी +1 हो रहा है, U भी +1 हो रहा है, N से O हो रहा है यानी +1 हो रहा है। तो आपको फाइंड क्या करना है कि IBU आपको किस प्रकार मिलेगा। क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये नहीं कि IBU को आप लोग कोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। IBU को कोड नहीं करना है। इन 4 ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन फाइंड करना है जिसको कोड करेंगे तो मुझे IBU मिलेगा। तो किसको कोड कीजिएगा, +1 हो रहा है तो आप लोग क्या करो -1 करो। I में -1 करोगे तो H मिलेगा, B में करोगे तो A मिलेगा, U में करोगे तो T मिलेगा, यानी हैट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी अगर सोचोगे, अगर किसी से बाय मिस्टेक भी हो जाता है कि जिस तरीके से GUN में +1 किए हैं तो HVO मिलेगा, तो आप लोग IBU में करोगे तो I का J हो जाएगा, B का C हो जाएगा, U का V हो जाएगा। J C V के ऑप्शन में है नहीं है, मीन्स ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो करना क्या है, तो IBU में -1 कर लेना तो आपको इजीली ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो हैट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मिस्टर C इज सिटिंग ऑन 9th चेयर फ्रॉम द लेफ्ट एंड फेसिंग नॉर्थ and 17th from the right end, then total number of chairs in a row are। इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में रीड करो। श्रीमान सी जो है उत्तर के सम्मुख बाएं छोर से 9वीं कुर्सी पर बैठे हैं और दाईं छोर से 17वें हैं, तो इस पंक्ति में कुल कितनी कुर्सियां हैं। ये क्वेश्चन आपका रैंकिंग का हो गया। तो ये किस तरीके से बनेगा, तो सबसे पहले है कि आप लोग क्या करो, जिस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरीके से फिगर ड्रॉ कर लो। मिस्टर सी इज सिटिंग ऑन 9th चेयर फ्रॉम द लेफ्ट एंड फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, ड्रॉ करो कि मिस्टर सी जो है वो यहाँ पे बैठा है। मिस्टर सी जो है यहाँ पे बैठा है। याद रखना कि फेसिंग नॉर्थ की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है, अगर ये इस तरह बैठा और ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये आपका लेफ्ट एंड हो गया, ये आपका लेफ्ट एंड हो गया और ये जो है वो राइट एंड हो गया। ठीक है, कौन से पोजीशन पे बैठा है, तो 9th पोजीशन पे बैठा है। क्वेश्चन ध्यान से समझना आप लोग। मिस्टर सी इज सिटिंग ऑन 9th चेयर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 9th चेयर पे बैठा है, लेफ्ट से 9th चेयर पे बैठा है एंड फेसिंग नॉर्थ। ओके, सही है। एंड 17th फ्रॉम द राइट एंड। अब राइट एंड ये हो गया ना, अब यहाँ क्या कहाँ से बोल रहा है कि राइट एंड से वो 17th पे बैठा है। सी जो है वो राइट एंड, मतलब यहाँ से वो इस तरफ बैठा है। अब सी का पोजीशन क्या है, अब सी का पोजीशन कहाँ है, तो सी का पोजीशन है 17th, मतलब लेफ्ट से वो 9th पे बैठा है और राइट से 17th पे बैठा है। तो पूछ क्या रहा है कि देन टोटल नंबर ऑफ चेयर इन अ रो,
जब भी किसी एक पर्सन का लेफ्ट से पोजीशन पता हो, राइट से पोजीशन पता हो और टोटल की बात हो रही है तो फॉर्मूला इजीली आंख बंद करके इस फॉर्मूला को रट जाओ कि टोटल्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट से सी का पोजीशन प्लस राइट से सी का पोजीशन और -1। देख लो लेफ्ट से क्या है तो लेफ्ट से 9 है, राइट से क्या है तो 17 है और -1 यानी 9 + 16 ये क्या हो जाएगा तो 25। तो बोल सकते हो कि पंक्ति में टोटल कितनी कुर्सियां हैं तो 25 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख सकते हो कि क्वेश्चन कितना इजी बन रहा है। ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब एक ही पर्सन का सीट आपको लेफ्ट से पता हो, राइट से पता हो और टोटल की बात हो रही हो, या टोटल दिया हुआ है लेफ्ट से पूछ रहा है तो भी यूज कर सकते हो, टोटल दिया हुआ है लेफ्ट दिया हुआ है तो राइट निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि A and B started from a fixed place. A moved towards north and after walking 3 kilometers turned to his right and covered 4 kilometers. B moves toward west and walked 5 kilometers and then turned to his right and walked 3 kilometers. Now how far A and B are from each other? देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। जब भी डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन आता है तो फिगर ड्रॉ करना है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को इस तरीके से फिगर ड्रॉ करना है। ओके, देख लो, ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब देख लो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। A and B started from a fixed place। मान लेते हैं कि ओरिजिन को या इस पॉइंट को हम लोग फिक्स मान लेते हैं। ठीक है, A मूव टुवार्ड्स नॉर्थ, A नॉर्थ की तरफ चलता है तो नॉर्थ आपका इधर है तो ये इधर चल रहा है। ठीक है, ये इस तरफ गया। एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, मतलब वो 3 किलोमीटर चला एंड 3 किलोमीटर टर्न टू हिज राइट। अब 3 किलोमीटर जाने के बाद वो राइट की तरफ मुड़ता है। तो देखो, जब अगर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो ये इधर हो गया आपका लेफ्ट, इधर हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। मुड़ कहाँ है तो राइट की तरफ वो कितना किलोमीटर गया तो वो 4 किलोमीटर गया और यहाँ आके वो रुक गया। तो ये कौन सा था तो ये ए था। ए मूव टुवार्ड्स नॉर्थ की तरफ जाता है, कितना तो 3 किलोमीटर चलने के बाद, उसके बाद वो राइट मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो ए यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे फिर पढ़ो, बी मूव्स टुवार्ड वेस्ट। बी किधर जाता है तो बी वेस्ट की तरफ जाता है एंड वॉक 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर भी जाता है तो ये 5 किलोमीटर जाता है एंड देन टर्न टू हिज राइट। अब देख लो, वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो ये लेफ्ट हो गया और राइट किधर हो गया तो राइट ये हो गया। अब राइट कितना जा रहा है वो तो 3 किलोमीटर जा रहा है, राइट वो 3 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके वो बी स्टॉप हो जा रहा है। तो पूछ क्या रहा है कि नाउ हाउ फार ए एंड बी आर फ्रॉम ईच अदर, मतलब ए और बी एक दूसरे से अब कितना दूर पे है। ये ए है और ये बी है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है तो अगर ये 5 है तो ये क्या हो गया तो 5 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर तो 5 4 9 किलोमीटर। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि ए और बी एक दूसरे से अब 9 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन चॉइसेस द लेटर सीक्वेंस दैट कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस इन एन ऑर्डर। आपको एक लेटर सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पे जो भी मिसिंग लेटर है तो वो फाइंड करना है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस रहेगा तो उतना इजीली क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे देख लो, ए है, फिर 2 गैप है, फिर बी, फिर गैप, फिर ए, फिर 2 गैप, फिर ए बी। मीन्स टोटल मिसिंग कितना लेटर हो रहा है तो 5। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो सबसे पहले कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ही लेटर है। अब आपका 2 ऑप्शन है, ए बी 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 और ए ए ए बी बी। अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है, ए ए एक साथ है, यहाँ पे भी ए साथ है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी हो रहा है। मीन्स यहाँ पे 3 ए होगा और 3 बी होगा।
ठीक है, एक पैटर्न यहाँ पे नोटिस करना आप लोग। ये कब आप लोग बना पाओगे इतना इजीली, जब पूरी तरीके से आप लोग को इस पे कमांड हो जाएगा। यानी 3A है तो 3B है, यहाँ पे 2A है तो 2B होगा, और यहाँ पे 1A है तो 1B है। पैटर्न पता चल गया ना, 3A है 3B है, 2A है 2B है, 1A है 1B है। पैटर्न बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, A B B B B, मतलब ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ X इज द मैटरनल आंट ऑफ Q who is the son of Z and Z is the son-in-law of E, then how is X related to E? यदि X Q की मैटरनल आंटी है जो Z का पुत्र है और Z E का सन इन लॉ है, तो X E से किस तरीके से संबंधित है। तो इसके लिए आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना ही पड़ेगा। उससे आसान कोई भी मेथड नहीं है जिससे आप ब्लड रिलेशन बना सकते हो, रिलेशन निकाल सकते हो। किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि जनरेशन गैप क्या होता है, याद रखना। प्लस फैमिली ट्री बनाने के लिए आप लोग इस निशान को याद रखना। प्लस से हम लोग हमेशा मेल को शो करते हैं एंड माइनस से हम लोग फीमेल को शो करते हैं। देखो किस तरीके से बनाना है अब। और इस तरीके से अगर कोई भी चीज कहीं मेंशन रहे तो याद रखना, ये जो दिखा रहा है वो जनरेशन गैप दिखा रहा है। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि इफ X इज द मैटरनल आंट ऑफ Q। मैटरनल आंट मतलब माता के तरफ से, माता के तरफ से, और पैटर्नल का मतलब हो जाएगा पिता के साइड, और मैटरनल आंट हो जाएगा मम्मी के तरफ का। चलो देखते हैं, इफ X इज द मैटरनल आंट ऑफ Q, X जो है वो मैटरनल आंट है, X जो है वो मैटरनल आंट है, किसकी है, तो वो Q की। आंट पहले ही बता दी है, इसका मतलब X पे जो है वो निगेटिव साइन होगा। ठीक है, इसी तरीके से ना बनेगा, X इज द मैटरनल आंट ऑफ Q, मतलब Q की मम्मी होगी और उनकी बहन। ठीक है, Q पहले ही बता रहा है मैटरनल है यानी माता की तरफ। ओके, माता की तरफ, तो पहले ही ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लो, Q हु इज द सन ऑफ Z। Q जो है वो Z का बेटा है, Q Z का बेटा है, यानी Q जो है वो बेटा है, तो इस पे प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, Z के बारे में अभी पता नहीं है कि Z जो है वो पिता है, मतलब मेल है या फीमेल है। जितना लाइन पे जा रहे हैं उतना ही से आप लोग को मेंशन करना है कि Z के बारे में अभी पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। ओके, अगला लाइन देखो, एंड Z इज द सन इन लॉ ऑफ E। सन इन लॉ यानी Z जो है वो मेल है, तो Z कहाँ पे हो जाएगा, तो Z हो जाएगा आपका यहाँ पे जो कि मेल है। अब क्या बोल रहा है कि Z इज द सन इन लॉ ऑफ E, मतलब E जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, E की बेटी हो जाएगी ये, और सन इन लॉ मतलब दामाद, यानी ये दोनों जो पर्सन जो है, ये दोनों पर्सन जो है वो कपल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी है तो उसका ये हस्बैंड हो गया, ये बहन हो गई, ये इसके बारे में पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, और ये बेटा हो गया। ये आपका फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब आप लोग एक और क्वेश्चन से फैमिली ट्री को देख लो कि इफ X इज द मैटरनल आंट ऑफ Q, Q की मैटरनल आंट हो सकता है कि मौसी होगी। ठीक है, Q की मौसी है। Q हु इज सन ऑफ Z, देखो यहाँ पे Q क्या बेटा है Z का, बिल्कुल है। Z इज द सन इन लॉ ऑफ E, E का दामाद Z है, बिल्कुल सही है। देन हाउ इज X रिलेटेड टू E, पूछा क्या जा रहा है कि X और E में क्या रिलेशन है, मतलब X जो है वो E से किस प्रकार संबंधित है। X E की क्या लगेगी, तो ये जो है वो बेटी लगेगी, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन अ सर्टेन कोड नॉलेज इज कोडेड एज 256535475, हाउ इज जनरल कोडेड इन दैट कोड। बोल क्या रहा है कि उसने नॉलेज को KNOWLEDGE
LADG। उसने नॉलेज को कैसे कोड किया है, तो उसने लिखा है 25653547 तो पूछा क्या जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है जनरल, GENERAL, जनरल को कैसे कोड करेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे के को उसने 2 कैसे लिखा है, तो अगर आपको सारे अल्फाबेट का पोजीशन याद है, मतलब अगर हम लोग ABC लिखते हैं Z तक, तो सबको याद है कि A को 1 से डिनोट करते हैं, B को 2 से, C को 3 से, Z को 26 से। तो अल्फाबेट पोजीशन में के का क्या होता है पोजीशन, तो वो होता है 11, N का होता है 14, O का 15, W TU भी W यानी 23, फिर K का 12, E का 5, D का 4, G का 7, E का 5। तो अब आप लोग इजीली बता सकते हो, देखो जो भी नंबर डायरेक्ट मतलब 1 to 9 में को उसी तरीके से लिखा, और जो भी 2 डिजिट का है तो उसको उसने ऐड कर दिया है। 1 को उसने 2 लिखा है, 1 1 को ऐड कर दिया है, 1 4 को ऐड करके 5 1 5 को ऐड करके 6 2 3 5 1 2 3 5 को 5 4 को 4 7 को 7 E को 5। आप लोग लॉजिक समझ गए होंगे कि K का पोजीशन 11 होता है, तो उसने 1 + 1 को ऐड करके 2 लिखा है। ओके, N का 14 होता है तो 1 + 4 किया है, तो उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे बता सकते हो जनरल में G का पोजीशन 7, E का 5, N का 14 होता है तो 1 + 4 यानी ये हो गया 5, E का 5 होता है, R का 18 होता है तो 8 + 1 यानी 9, A का 1 और L का क्या होता है 12 मतलब 2 + 1 यानी 3। तो आपका किस तरीके का से जनरल को लिखा है, तो 7555913 मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इराक इज रिलेटेड टू बगदाद इन द सेम वे ऑस्ट्रिया इज रिलेटेड टू। अगर इराक बगदाद से संबंधित है तो उसी प्रकार ऑस्ट्रिया किस चीज से संबंधित है। आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इराक और बगदाद में क्या रिलेशन है, तो इराक की राजधानी है बगदाद, उसी तरीके से ऑस्ट्रिया क्या है, तो वो वियना की राजधानी है। ऑस्ट्रिया क्या है, तो वो वियना की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज में है, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना। ये जो क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो किस तरीके से बनेगा वो देखो। 4 भाई है, R है, S है, M है और G है, और चारों का ऑक्यूपेशन भी दिया हुआ है, मतलब लेखक है, जीव विज्ञानी है, रसायन शास्त्र है, डॉक्टर है। ठीक है, किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट है कोई भी बताया, सर्कुलर टेबल पे बैठा है, सर्कुलर टेबल पे आप लोग 4 पर्सन को इजिली बैठा लो। ठीक है, उसके बाद बोल क्या रहा है कि जी स्टार्ट बाय सिटिंग द एजेंडा ऑफ द मीटिंग एंड आफ्टर हिम द डॉक्टर गिव्स अ लॉ। यहाँ से हिंदी आप लोग देख लो कि जी जो है वो सभा की कार्यसूची प्रस्तावित करके शुरू करता है। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले जी को आप लोग क्या करो, बैठा दो। सबसे पहले जी को बैठा दिए, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जी सभा की कार्यसूची प्रस्तावित करके शुरू करता है, और उसके बाद डॉक्टर सही क्या है और गलत क्या है का एक लंबा प्रवचन देता है। आर डॉक्टर के पास और रसायन शास्त्र के बगल में है। एम पूरी सभा में चुप रहता है और रसायन शास्त्र बहुत अंत में बोलता है। देख लो, इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं निकलता है कि एम पूरी सभा में चुप रहता है और रसायन शास्त्र बहुत अंत में बोलता है। इस लाइन का सिटिंग अरेंजमेंट से कोई रिलेशन नहीं है कि एम को हम लोग कहाँ पे बैठाएंगे और रसायन शास्त्र को कब कहाँ बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका इनकम्प्लीट है, मतलब आंकड़ा जो भी है वो पूरी तरीके से डेटा को दिया हुआ नहीं है कि कौन कहाँ किसके लेफ्ट में बैठा है या किसके राइट में बैठा है। एग्जैक्ट कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया है, तो इजीली बता सकते हो यहाँ पे कि आपका जो भी डेटा जो है वो अपर्याप्त है। ठीक है, पूरी तरीके से डेटा गिवन नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो ये आपका 2016
में जो क्वेश्चन पूछा था DFCCIL का, वो सारा 10 क्वेश्चन है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हो किस तरीके से पूछा गया है। और हाँ, हर एक चैप्टर को उसने कवर किया है, हर एक चैप्टर को कवर किया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये हो गया आपका सेट ऑफ नंबर से। दूसरा जो है ये नंबर सीरीज से हो गया, ये क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से हो गया। फिर रैंकिंग से भी क्वेश्चन हो गया, डायरेक्शन सीन से भी पूछ लिया उसने, गैपिंग ऑफ लेटर सीरीज से भी पूछ लिया, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आ ही गया। यहाँ पे फिर से आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछ लिया, ये एनालॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया। और लास्टली जो क्वेश्चन नंबर 10 है तो ये आपसे सिटिंग अरेंजमेंट से भी पूछ लिया। याद रखना, देख लो यहाँ पे सारा क्वेश्चन सेम है, बस अच्छे से क्लियर नहीं होने के कारण आपको वहाँ सारा यही क्वेश्चन आपको बताया गया है। तो आप लोग यहाँ से अच्छे से देख लेना। ओके, ये हो गया आपका 2016 का क्वेश्चन। 2018 का भी बता ही दी, 2016 का भी आपको रीजनिंग में किस तरीके से पूछा गया है 2016 का और 2018 का, वो भी ऑपरेटिंग एंड बीडी में। तो सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं होगा तो आप लोग कमेंट करना। अगर कोई चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करो, और नहीं तो इसी तरीके से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन का आप लोग को सेट आते रहेगा। ठीक है, अगर ये लेक्चर अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, और जितना हो मैक्सिमम स्टूडेंट के बीच में शेयर करो। और जो लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियोज अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।